हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में अपन ने राजस्थान के संगीत घरानों के बारे में बात किए थे। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे, ये भी आपके राजस्थान के जो लोक गीत है उनसे ही संबंधित एक टॉपिक है जिसका नाम है आपके राजस्थान की लोक गायन शैलियाँ। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो अपन बात करेंगे कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी लोक गायन शैलियों का विकास हुआ था। और सबसे पहले जो लोक गायन शैली आती है वो कौन सी आती है अपने दोस्तों? मांड गायन शैली। इस मांड गायन शैली का जो विकास था वो आपके 10वीं या 11वीं शताब्दी के अंदर जो जैसलमेर क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि जैसलमेर क्षेत्र को अपन मांड क्षेत्र के नाम से भी जानते थे। तो भाई जैसलमेर को मांड क्षेत्र कहा जाता था, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले कौन सी लोक गायन शैली का विकास हुआ है? मांड गायन शैली। ये मांड गायन शैली आपके श्रृंगार प्रधान की एक गायन शैली है जिसमें आपको रोमांस या सौंदर्य का प्रभुत्व देखने को मिलता है। मांड गायन शैली आपके एक शास्त्रीय गायन की एक लोक शैली है। ठीक है दोस्तों। फिर आगे मैं और बात करता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना। अब दोस्तों इसमें क्या दे रखा है कि राजस्थान का राज्य गीत, और राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है दोस्तों? आपको पता ही है, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। ये जो राजस्थान का राज्य गीत है ये भी आपके कौन सी शैली में गाया गया है? मांड गायन शैली में। ये तो हो गई दोस्तों, क्योंकि भाई जो राजस्थान के अंदर पहली लोक गायन शैली विकसित हुई थी आपके कहाँ से हुई थी? जैसलमेर से, क्योंकि जैसलमेर को अपन क्या कहते थे? मांड क्षेत्र। उसके बाद मांड गायन शैली का विकास होने के बाद अपने कुछ क्षेत्रों में भी अलग अलग शैलियों का विकास हुआ था। जैसे कि अगर मैं बात करूँ भाई, कुछ एक शैली है जो कि जयपुर में जो विकसित हुई गायन शैली, उसका क्या नाम हो गया? जयपुरी मांड। इसके अलावा जो जोधपुर के अंदर जो मांड गायन शैली विकास हुई उसका क्या नाम हो गया? जोधपुरी मांड। इसके अलावा जो आपके बीकानेर के अंदर भी मांड गायन शैली का विकास हुआ तो उसका क्या नाम हो गया? बीकानेरी मांड। इसके अलावा उदयपुर में भी इस शैली का विकास हुआ मांड गायन शैली का, तो उसको क्या कहते हैं अपन? उदयपुरी मांड। इस प्रकार से आपके ये कुछ लोक गायन शैलियाँ हैं, इनका विकास कहाँ कहाँ से हुआ था। तो याद रखना दोस्तों, ये अपने क्वेश्चन पूछता ही है, क्योंकि जो अपना राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम, वो भी आपकी इसी मांड गायन शैली में गाया गया है। इसके अलावा मांड गायन शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? आपके जैसलमेर क्षेत्र की। इसके अलावा अपने राजस्थान के अंदर कौन कौन सी और लोक गायन शैलियाँ हैं मांड की? जैसे ही तो एक आती है जयपुरी मांड, जोधपुरी मांड, बीकानेरी मांड और उदयपुरी मांड। ठीक है दोस्तों। फिर अपन और आगे बात करते हैं, अपने जो अगला टॉपिक आता है कि इस मांड गायन शैली के अंदर कौन कौन मुख्य कलाकार हुए। तो अपने जो मुख्य कलाकारों की बात करते हैं मांड गायन शैली के अंदर, तो सबसे पहला जो कलाकार आता है उसका क्या नाम है? अल्लाह जिलाई बाई। ये अल्लाह जिलाई बाई आपके कहाँ की रहने वाली है? बीकानेर की। इसके अलावा मैं और बात करता हूँ कि जो गौरी देवी है ये कहाँ की रहने वाली है? आपके बीकानेर की। एक गौरी देवी और आती है, कहाँ की रहने वाली है? आपके पाली की। मांगी बाई, ये उदयपुर की है। जमीला बानो, ये आपके जोधपुर की है। बनो बेगम, ये आपके जयपुर की है। और बतूल बेगम, ये आपके कहाँ की है? नागौर की। तो अपन ये मांड गायन शैली के कुछ मुख्य कलाकार थे, इनके बारे में बात कर लिए। आपको ये ध्यान रखना कि जो अल्लाह जिला बाई है, इन्होंने ही अपना जो राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम, वो गीत गाया था। पहली बार तो नहीं गाया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर जो इसको प्रसिद्धि दिलाई थी, फेमस, वो किसने दिलाई थी? आपके अल्लाह जिला बाई ने। तो ये आपको याद रखना दोस्तों, आपके मांड गायन शैली से संबंधित मुख्य कलाकार हो गए, जिनमें से आपको एक नाम ये अल्लाह जिलाबाई का और गौरी देवी का नाम याद रखना है। इसके अलावा ये और भी कलाकार आते हैं, इनका भी आप देख लेना। फिर मांड गायन शैली के बाद अपने पास जो दूसरी शैली आती है, कौन सी आती है? तो अपन उसकी बात करते हैं। अपने पास जो अगली लोक गायन शैली है उसका क्या नाम है दोस्तों? मांगणियार गायन शैली। अगर मैं मांगणियार गायन शैली की अगर बात करता हूँ, तो ये जो लोक गायन शैली है इसमें मांगणियार समुदाय के लोग शुभ अवसरों पर गीत गाते हैं, इसे मांगणियार गायन शैली कहते हैं। ये मूल रूप से आपके सिंध प्रांत का एक मुस्लिम समुदाय था मांगणियार, तो उन्होंने एक गायन शैली का विकास किया, उसका क्या नाम है? मांगणियार। मांगणियार गायन शैली के अंदर कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं? तो इसमें आता है पहला कमाइचा और खड़ताल। ये आपके दो वाद्य यंत्र हैं जिनका उपयोग मांगणियार गायन शैली में किया जाता है। फिर आगे मैं बात करता हूँ कि मांगणियार जो गायन शैली, इसके मुख्य कलाकार कौन से दोस्तों?
तो इसके जो मुख्य कलाकार है वो कौन कौन आते हैं आपके, एक तो साकर खान। ये जो साकर खान है इसको कमाईचा वादक भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जो साकर खान है कमाईचा अच्छा बजाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं अपन, कमाईचा वादक। इसके अलावा अपने पास जो दूसरे मुख्य कलाकार आते हैं मांगणियार लोक गायन शैली के, वो आते हैं अपने पास सदीक खान। और सदीक खान को खड़ताल का जादूगर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे अपन और बात करते हैं अपने पास जो मांगणियार जो लोक गायन शैली उसके बारे में। तो उसके बारे में और कहा जाता है कि भाई आपके नोट है यहाँ पर मांगणियार लोक गायन शैली के अंदर सदीक खान मांगणियार लोक कला अनुसंधान परिषद की स्थापना आपके जयपुर में 2002 या 3 के अंदर की गई थी। तो आपको याद रखना दोस्तों कि सदीक खान मांगणियार लोक कला अनुसंधान जो परिषद है, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है, जयपुर में। और कब की गई थी, आपके 2002 या 3 के अंदर। फिर मैं आगे और बात करता हूँ कि जो एक गायक वह जो केवल हिंदुओं के लिए गाता है, और दूसरा गायक वह जो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए गाता है इस मांगणियार गायन शैली के अंदर। इसके अलावा इस गायन शैली के अंदर ये कहा जाता है कि गायन शैली में 6 राग और 36 रागिनियों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना दोस्तों कि इस जो मांगणियार लोक गायन शैली, इसमें आपके 6 राग और 36 रागिनियों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे अपन और बात करते हैं अपने जो अगली जो कौन सी लोक गायन शैली आती है उसके बारे में। तो अपन ने एक तो कौन सी पढ़ ली, मांड लोक गायन शैली और मांगणियार लोक गायन शैली। उसके बाद अपने पास जो अगली लोक गायन शैली आती है उसका नाम है लंगा गायन शैली। ये जो लंगा गायन शैली है, इसमें कहा जाता है कि ये है अवसरों और त्योहारों के दौरान गाए जाते हैं। इसके अलावा इसका जो लोक गायन शैली का जो प्रमुख क्षेत्र है आपके लंगा, ये कहाँ पर है, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर और बीकानेर के अंदर। इसके अलावा जो लंगा गायन शैली है उसमें कहा जाता है कि यह लंगा समुदाय मुख्य रूप से राजपूत सर्कसों के लिए प्रदर्शन करता है और वंशावली के गीत गाता है और समारोह में क्या कर लेता है, भाग लेता है। इसके अलावा लंगा गायन शैली, जो लंगा गायन शैली, इसके लिए कहा गया कि लंगा और मांगणियार दोनों ही मुस्लिम मिरासी समुदाय से संबंधित वंशानुगत पेशेवर संगीतकार होते हैं। इसके अलावा इसमें कहा गया कि मुस्लिम पीरों और हिंदू देवी देवताओं दोनों के लिए इसमें गीत गाते हैं लंगा गायन शैली के अंदर। फिर आगे मैं बात करता हूँ कि लंगा गायन शैली के अंदर कौन कौन से आपके लोग यानी जो अपने वाद्य यंत्र कौन कौन से उपयोग किए जाते हैं। तो इसके अंदर जो प्रमुख वाद्य यंत्र आते हैं कौन कौन से आते हैं, तो सारंगी, सिंधी, सारंगी, ये आगे सारंगी 2 बार आ गया, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है। सारंगी हो गई, कमाईचा हो गया, ढोल, अलगोजा, मोरचंग, ये आदि वाद्य यंत्र आपके किसमें उपयोग किया जाता है, इनका लंगा गायन शैली के अंदर। इसके अंदर जो मुख्य गीत आता है वो कौन सा आता है दोस्तों, आपके निम्बोड़ा निम्बोड़ा। ये आपने सुना होगा दोस्तों, अपने एक मूवी आती है हम दिल दे चुके सनम के अंदर गाया जाता है। तो उसका थोड़ा तो तोड़ मरोड़ के उसमें पेश किया गया है। बाकी ये जो निम्बोड़ा गीत है यह आपके लंगा गायन शैली का है। इसके अलावा इसमें जो प्रसिद्ध जो कलाकार आते हैं कौन से आते हैं, एक तो अलाउद्दीन खान लंगा, दूसरे का क्या नाम आता है, करीम खान लंगा, मेहरुद्दीन लंगा। ये आपके कौन है, प्रसिद्ध कलाकार है लंगा गायन शैली के। इनके अलावा कहा जाता है कि लंगा गायन शैली का गांव बरनवा, जागीर और लाखे की ढनी, यानी इनके जो गांव होते हैं उनको बरनवा की जागीर या लाखे की ढाणी भी कहते हैं। जो लंगा गायन शैली के जो कलाकार होते हैं इनके गाँव को क्या कहते हैं दोस्तों, बरनावा की जागीर या लाखे की ढाणी। फिर अपन बात करते हैं अपने पास जो अगली लोक गायन शैली आती है उसका क्या नाम आता है, तालबंदी। ये जो तालबंदी है दोस्तों ये मूल रूप से आपके सवाई माधोपुर की है। इसका जो प्रचलन है वो करौली, धौलपुर, डीग, भरतपुर में इसका प्रचलन माना गया है। इसे जो तालबंदी गायन शैली, इसमें कहा जाता है कि इसे औरंगजेब के समय संगीत पर रोक लगाने के बाद वहां से विस्थापित होकर आए कलाकार साधुओं द्वारा सवाई माधोपुर में विकसित किया गया था इस तालबंदी गायन शैली को। इसमें कहा जाता है कि साधु संत द्वारा यह लोक गायन शैली विकसित की है।
इसका ताल कुछ हद तक कुश्ती के दंगल जैसा होता है। याद रखना दोस्तों कि इसका जो ताल होता है वो कुछ हद तक आपके जो कुश्ती के दंगल होते हैं उनके जैसा होता है। इसमें जो मुख्य वाद्य यंत्र होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? आपके नगाड़ा, जिसे अपन तबला भी कहते हैं। तो ये याद रखना कि जो तालबंदी गायन शैली होती है इसमें आपके नगाड़ा वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, और इसलिए जो तालबंदी होते हैं इनको संगीत का दंगल भी कहते हैं दोस्तों। याद रखना कि जो संगीत का दंगल है वो किसको कहते हैं दोस्तों? अपन तालबंदी को। फिर आगे अपन और अपनी जो अगली लोक गायन शैली उसके बारे में बात करते हैं कि अपने पास और कौन सी लोक गायन शैली आती है दोस्तों। तो अपने पास आती है कि हवेली संगीत, और ये हवेली संगीत आपके नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। इसमें कहा जाता है कि मध्यकाल में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा हिंदू मंदिरों को नष्ट किए जाने के कारण हवेलियों और घरों में मंदिर स्थापित हुए, जो कि हवेली संगीत के नाम से प्रसिद्ध हुए। हवेली संगीत नाथ द्वारा कांकरोली राजसमंद, ठीक है, ये याद रखना दोस्तों की जो हवेली संगीत है कहाँ के प्रसिद्ध है? आपके नाथ द्वारा कांकरोली, ये दोनों कहाँ पर है? आपके राजसमंद में। इसके अलावा जयपुर, कोटा, भरतपुर और डीग में इनका प्रचलन यानी प्रचलित है आपके हवेली संगीत। तो ये क्वेश्चन आपके पूछा हुआ है दोस्तों एग्जाम में कि हवेली संगीत कहाँ के प्रसिद्ध है? तो नाथ नाथ द्वारा और कांकरोली, ये आपके राजसमंद के अंदर है। जयपुर, कोटा, भरतपुर, डीग, ये भी यहाँ पर भी जो आपके हवेली संगीत है उनका प्रचलन बहुत अधिक है। फिर आगे अपन और बात करते हैं अपने पास जो और कौन कौन सी लोक गायन शैली है। तो अपन बात करते हैं आगे अपने पास जो आती है फड़ गायन। तो फड़ गायन की अगर मैं बात करूं तो इसमें फड़ पेंटिंग मुख्य रूप से राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में बनाई जाती है। कि जो फड़ पेंटिंग है वो मुख्य रूप से राजस्थान के कौन से जिले में बनाई जाती है? भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा में कहाँ पर बनाई जाती है? आपके शाहपुरा में। इसमें कहा जाता है कि राजस्थान का भोपा समुदाय विभिन्न वाद्य यंत्रों का उपयोग करके कथा वाचन करता है फड़ वाचन में, ठीक है। इसके अलावा इसमें कहा गया कि एक पुरुष कलाकार भोपा गाता है और वाद्य यंत्र बजाता है, जबकि चित्र को बांस की छड़ियों से सीधा खड़ा रखा जाता है। इसके अलावा जो फड़ गायन शैली में आता है कि एक महिला कलाकार, जिसे अपन बोमिनी या बोपिनी के नाम से भी जानते हैं, इसमें पुरुष कलाकार के साथ गाते और नाचते हुए फड़ में मौजूद आकृतियों को इंगित करने के लिए लालटेन और लकड़ी की छड़ी का उपयोग करती है, जो बोपिनिया होती है, ठीक है। फिर अपने पास जो अगली लोक गायन शैली आती है कौन सी आती है दोस्तों? तो अपने पास ये लोक गायन शैली इसमें आती है पहले अपने पास ध्रुपद गायन शैली। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मेरा। तो अपने पास जो अगली लोक गायन शैली कौन सी है दोस्तों? ध्रुपद गायन शैली। ध्रुपद गायन शैली में कहा जाता है कि इसके जो प्रवर्तक है वो प्रवर्तक आपके ग्वालियर के मानसिंह तोमर को ध्रुपद शैली का प्रवर्तक माना जाता है। तो याद रखना दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि ध्रुपद गायन शैली का जो प्रवर्तक है वो आपके किसको माना गया है? मानसिंह तोमर को, क्योंकि ये आपके ग्वालियर के रहने वाले थे। इनके लिए कहा जाता है कि जो ध्रुपद गायन शैली है उनमें कहा जाता है कि प्रमुख हस्तियां जैसे तानसेन और बेजू बावरा जैसे प्रमुख संगीतकार इस शैली को और मानसिंह तोमर के दरबार से जुड़े हुए थे। तो आपके तानसेन और बेजू बावरा ये आपके प्रमुख संगीतकार थे, और ये दोनों के दोनों आपके ध्रुपद गायन शैली और मानसिंह तोमर के जो आपके ग्वालियर का शासक था वहां पर जुड़े हुए थे दोनों के दोनों। इसके अलावा ध्रुपद गायन शैली में कहा जाता है कि जो इसमें वाद्य यंत्र होता है वो कौन सा उपयोग किया जाता है? तो इसमें वाद्य यंत्र के लिए कहा गया कि वाद्य यंत्र से परंपरागत रूप से तानपुरा और पखावज जैसे वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों, ठीक है। ये किसके बारे में बात कर लिया आपने? ध्रुपद गायन शैली के बारे में। आप ये थोड़ा ये वीडियो इसमें मैं थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा बता रहा हूँ, तो आपको इसको डायरेक्ट याद रखना कि इसमें जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा उपयोग किया जाता है। इसमें जो परंपरागत रूप से एक तो तानपुरा और एक पखावज जैसे वाद्य यंत्रों का क्या किया जाता है इसमें उपयोग। फिर आगे मैं और बात करता हूँ अपने पास और कौन कौन सी लोक गायन शैली है। तो अपने पास जो लोक गायन शैली आती है वो कौन सी आती है? खंडार वाणी। ये खंडार वाणी लोक गायन शैली की जो उत्पत्ति है आपके उनियारा टोंक में हुई है, और उसके जो प्रवर्तक है वो कौन आते हैं? आपके खंडार के शासक समोकन सिंह। इनको खंडार वाणी लोक गायन शैली का प्रवर्तक कहा जाता है।
फिर आगे इसमें दे रखा है दोस्तों लास्ट एंड फाइनल है, अपन बात करेंगे। इसके बाद अपनी जो लोक गायन शैलियाँ ये कंप्लीट हो जाएगी अपने। फिर अपन इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख कलाकारों, यानी अपने राजस्थान के अंदर कौन कौन से कलाकार हुए उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर आपका ये जो टॉपिक था लोकगीत और लोक गायन शैलियों वाला वो कंप्लीट हो जाएगा आपके। राजस्थान राज्य की एकमात्र महिला ध्रुपद गायिका, मतलब एकमात्र ऐसी महिला जो कि आपकी क्या है ध्रुपद गायिका, उसका क्या नाम है मधु भट्ट तेलंग। तो आप याद रखना दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि राज्य की एकमात्र महिला ध्रुपद गायिका कौन है, आपके मधु भट्ट तेलंग। ठीक है, याद रहेगा। तो अपन ने ये लोक गायन शैलियाँ पढ़ ली दोस्तों, या आप इनको अच्छे से देखना। और नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान के जो लोक कलाकार है उनके बारे में।